गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदर्श अग्रवाल आज से आपके लिए फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज के वीडियो में मैं आपको इससे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क क्या होता है, वर्क कैसे निकालते हैं जब हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है, वर्क किस तरह से निकालते हैं जब हमारा फोर्स वेक्टर के फॉर्म में दिया होता है, वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता है, वर्क हम किस तरीके से निकालते हैं जब हमारा फोर्स वेरिएबल होता है, और वर्क हम किस तरीके से निकालते हैं जब हमारा जो है ग्राफ के फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, और वर्क कैसे निकालते हैं जब हमारा जो फोर्स होता है वो दिया होता है वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में और वेरिएबल फॉर्म में। इतनी चीजें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। बच्चों, ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम उसने रखा हुआ है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। मेरी बेटी इस समय गर्मियों की छुट्टी में घूमने गई हुई है, इसलिए आजकल की शूटिंग उसके बिना ही हो रही है। जैसे ही वो लौटेगी तो फिर से वो जो है आप लोगों के सामने आएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, वर्क हम लोग डेली करते हैं, लेकिन फिजिक्स का वर्क और जो वर्क हम करते हैं दोनों में काफी डिफरेंस है। जैसे मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो ये मेरा वर्क हुआ। आप वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कुछ और कर रहे हो, ये आपका वर्क हुआ। लेकिन फिजिक्स में वर्क ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में वर्क डिफाइन है हमारा फोर्स के लिए। देखिए, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसके कारण क्या होता है, बॉडी में एक्सेलरेशन आती है, एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी में के कारण जो है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होता है। तो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट किसके कारण हुआ बॉडी का, वो फोर्स के कारण हुआ। तो जो है हमारा वर्क जो फिजिक्स में डिफाइंड है वो ये है कि फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमको वर्क देता है। यानी कि वर्क क्या होता है बच्चों, नोट कर लीजिए। वर्क हमारा सीधे सीधे होता है, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो देखिए W क्या हो गया हमारा, वो हो गया F डॉट S, ये हो गया हमारा W। अब देखिए इसको डॉट को यदि हम करें तो हमारा आ जाएगा F मॉड ऑफ S कॉस थीटा। ठीक है, जहां पे थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा होता है एंगल बिटवीन F एंड S। ठीक है, ये होता है हमारा। अब इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं FS cos थीटा, या इसको इस तरीके से लिखा जाता है F cos थीटा इंटू S, या S cos थीटा इंटू S। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक, तो बच्चों ये हुआ हमारा वर्क। अब देखिए यहां पे इसकी बात करते हैं F cos थीटा इंटू S। सपोज करिए ये हमारी एक जो है बॉडी यहां रखी हुई है, और इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस फोर्स की वजह से हमारा एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, S इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर एंगल कितना है, एंगल हमारा थीटा 0, तो यहां पर क्या हो गया, FS हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यही फोर्स हमारा इंक्लाइंड यानी एक एंगल पे लगे, यहां पे, ये यहां पे ना लग करके ये एक एंगल पे यहां पे इस तरीके से लगे थीटा पे, तो देखिए इस डायरेक्शन में हमारा एक कंपोनेंट मिलेगा फोर्स का, वो होगा F cos थीटा, और यही चीज यहां पे यूज हुई। तो एक तरीके से हमारा क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली यही चीज होती है कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारा क्या देता है, वर्क। इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर में मैं आपको दूंगा, और काफी अच्छा एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हुआ वर्क। अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं जेई और नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है हमारा यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क हमारा देखिए क्या होता है। चलिए यूनिट के बारे में बात करते हैं। नोट करिए, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या हमारा, W इक्वल टू FS cos थीटा। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, cos थीटा का यूनिट कुछ नहीं होता है।
तो हमारा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। अब देखिए न्यूटन को हम थोड़ा एक्सपेंड करके दूसरे फॉर्म में लिख दें तो न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये भी हमारी वर्क का यूनिट है, ये भी हमारा वर्क का यूनिट है, और इन दोनों को हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम होता है जूल, और यही फेमस यूनिट है हमारी वर्क की। ठीक, ये सारी यूनिट जो है हमने निकाली है, ये एसआई सिस्टम में है या कह लीजिए एमकेएस सिस्टम में है। ठीक बच्चों, हमको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम जो है नीट और जेईई के सवाल कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है नीट और जेईई में डायमेंशन और यूनिट का कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आता है, जिसको हमें करना पड़ता है नंबर लाने के लिए। तो अगर हमको ध्यान नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब देखिए सीजीएस फॉर्म में क्या कहते हैं, सीजीएस फॉर्म में वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है हमारी, अगर करेंगे तो न्यूटन को हम कहते हैं डाइन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होता है हमारा अर्ग। ठीक है, सीजीएस फॉर्म में जूल को हम अर्ग कहते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके काम आएगी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, वो होती है 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम डायमेंशन की। डायमेंशन ऑफ वर्क, देखिए वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2, और एस का होता है हमारा L, कॉस थीटा का कुछ नहीं होता, तो हमारा जो वर्क का डायमेंशन हो गया वो हो गया ML⁻2 T⁻²। ये हमारा हो गया फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, उस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ें या नई कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ें तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन उसी के साथ पढ़ लें, और ये ध्यान रखें, क्योंकि आप सारे यूनिट एंड डायमेंशन याद करेंगे तो एक दिन में याद नहीं होने वाले, और कभी याद करने की कोशिश भी मत करिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हाथ साफ हो जाएगा और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलिए बात करते हैं आगे की, बढ़ते हैं हम आगे, और फिर से एक बार वर्क के फॉर्मूले की एनालिसिस करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हुआ देखिए, वर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है, वो है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि जो वर्क है हमारा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। यदि हमारा थीटा 0 है, ठीक है, थीटा 0 है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और हमारा जो वर्क आएगा वो आएगा एफ एस। ठीक है, ये पहला केस है। अब यदि हमारा थीटा हो गया किसी कारण से 180, ठीक है, तो क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तभी हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा हमारा 180। उस केस में क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है हमारा -1, और वर्क आ जाता है हमारा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव हो जाता है। एक केस और स्टैंडर्ड बनता है जिसमें थीटा हमारा 90 हो जाता है, यानी क्या होता है कि फोर्स अगर हमारा इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, और उस केस में क्या हो जाता है, कॉस थीटा हमारा हो जाता है कॉस 90, और ये हो जाता है 0। और ऐसी कंडीशन में जो वर्क होता है हमारा वो हो जाता है 0। ठीक है, ये 3 स्टैंडर्ड केस हैं, और सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है सेकंड वाले केस में। अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि जब फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में कैसे हो सकता है। ठीक है, ये पहला केस, ये पहली बात सबके दिमाग में आती है। तो बच्चों आइए मैं आपको ये बात एक एग्जांपल देके बताता हूं, तभी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक बच्चों, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें हमने जिन जिन फोर्सेस के बारे में पढ़ा था उन सारे फोर्सेस को हमें याद रखना है, कहां लगते हैं, कब लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे उसका
रिजोल्यूशन होता है, हमें सब पता होना चाहिए, तभी हमारा इस चैप्टर पे कमांड हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्या है हमारा, ये एक हमारा ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, इसका वेट है हमारा 2 kg और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है आगे की ओर। इस फोर्स के कारण ये फोर्स लग रही है और फोर्स बी की मैग्नीट्यूड है हमारा 20 न्यूटन। ठीक है, इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है 5 मीटर का आगे की ओर, और इस ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा म्यू इक्वल टू 0.3। ठीक, तो हमारा जो सवाल है वो ये है कि इस ब्लॉक के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं हर फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कैलकुलेट करके हमको दीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और कितनी फोर्सेस लग रही हैं। तो देखिए एक तो ये फोर्स हो गई हमारी एक्सटर्नल 20 न्यूटन की। अब यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी हमारी फ्रिक्शन की। देखिए एक फोर्स हमारी लगेगी वेट की और एक फोर्स हमारी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। ये देखिए 4 फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर लग रही हैं और मैं क्या करता हूं, हर एक फोर्स के कारण वर्क कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम निकालते हैं वर्क। तो हमारा वर्क एक्सटर्नल हो गया एफ एक्सटर्नल डॉट एस, यानी कि एफ एक्सटर्नल हमारा है 20 न्यूटन, एस है हमारा 5 मीटर, देखिए ये लिखा हुआ है, और कॉस थीटा आएगा तो कॉस इसके बीच में थीटा कितना एंगल है तो ये जाएगा कॉस 0, तो हमारा हो गया 100 जूल का वर्क हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। ठीक है, यहां पे देखिए एंगल हमारा 0 था, केस देखते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या होगा, म्यू एन है, बॉडी मूव कर रही है आगे, तो हमारा 0 ऐसे देख लें, म्यू एन है तो म्यू एम जी हो गया। ये म्यू है हमारा 0.3, एम है हमारा 2 kg और जी है 10, तो हमारा हो गया 6 न्यूटन। एफ इक्वल टू, तो वर्क हमारा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा, वो हो गया 6 न्यूटन का। वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस। अब देखिए एफ हमारा कितना है 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वो हो रहा है 5, और अब आता है कॉस थीटा। थीटा यहां पे इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि यहां पर क्या हुआ कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, हमारा एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हो गया 180। बच्चों आपको अब बात समझ में आई कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 का किस तरीके से एंगल हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे 180 और ये हमारा आ जाएगा 30 इंटू -1 और हो गया -30 जूल का वर्क होगा फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद 2 फोर्सेस और बची, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बचा और दूसरा बचा वेट का फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा है। अब देखिए इन फोर्सेस की एक खासियत है, देखिए डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा लग रहा है इस डायरेक्शन में और वेट का फोर्स भी लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दोनों ही फोर्सेस का डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90। ठीक है, वो बन रहा है हमारा 90। तो इस केस में जो हमारा W बराबर एफ एस कॉस थीटा आएगा वो थीटा हो जाएगा 90। ठीक है, एफ एस कॉस 90 हो जाएगा और 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क हमारा हो जाएगा 0। ये देखिए हमने आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देख करके आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्क में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना उसके बीच में एंगल में कंफ्यूजन होगा। अब देखिए यहां पर एक चीज और आई है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क। चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके मैं भी बात करूंगा तो आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखिए क्या होता है जब हमारा थीटा होता है हमारा 90 से कम। ठीक है, थीटा होता है 90 से कम, तो कॉस थीटा होता है हमारा पॉजिटिव, यानी कि वर्क भी हमारा होता है पॉजिटिव। ठीक है, और जब थीटा हमारा होता है 90 से 180 के बीच में, ठीक है 90 से 180 के बीच में होता है, तो कॉस थीटा होता है हमारा नेगेटिव और वर्क हो जाता है हमारा नेगेटिव।
ठीक है, वर्क हमारा हो जाता है निगेटिव। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, पॉजिटिव वर्क जब हम किसी बॉडी के ऊपर, कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर करता है तो क्या होता है कि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, फोर्स अपनी एनर्जी बॉडी को दे देता है, बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है, इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब नेगेटिव वर्क होता है तो जो फोर्स होता है वो बॉडी की एनर्जी खींच लेता है। क्या करता है, बॉडी की एनर्जी खींच लेता है, और जो है वहां पर क्या होता है, डिक्रीज इन एनर्जी। अभी मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा, और नेगेटिव पॉजिटिव वर्क आना चाहिए, बहुत ही जगह काम आता है ये। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है आपको बात अभी क्लियर ना हुई हो, तो आप सब लोग ने साइकिल चलाई होगी, मोटरसाइकिल चलाई होगी और फ्लाई ओवर पे चढ़ते होंगे। तो देखिए क्या होता है, फ्लाई ओवर पे जब हम चढ़ते हैं, ठीक है, सपोज के लिए हम चढ़ रहे हैं साइकिल लेकर के, इस तरीके से साइकिल लेकर के हम चढ़ रहे हैं फ्लाई ओवर के ऊपर। ठीक, अब क्या हुआ, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन का, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखिए एंगल जो होगा हमारा, वो होगा हमारा 90 से ज्यादा, यानी कि 90 और 180 के बीच में कोई एंगल होगा हमारा। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो है फोर्स निगेटिव आएगा, और निगेटिव का मतलब है डिक्रीज इन एनर्जी। तो क्या होगा, हम यहां जाएंगे, यहां तक जब हम पहुंचेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी सांसें फूलने लगती है ना, ऐसे करते हैं, क्या हुआ कि हमारी एनर्जी क्या करी, इस ग्रेविटेशन के फोर्स ने हमसे खींच ली। तो क्या हुआ, वर्क निगेटिव हो गया। ठीक है, एनर्जी से खींच ली सारी की सारी, हम साइकिल तो ऊपर ले गए, ठीक है, लेकिन हमको वर्क करना पड़ा। किसके अगेंस्ट करना पड़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ा। तो उसने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने सारी एनर्जी खींच ली और हमारी जो है हालत खराब हो गई। अब चलिए, साइकिल यदि चढ़ी है तो साइकिल नीचे भी उतरेगी दूसरे साइड से, ये इस तरीके से उतर गई। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे, यहां से आप ऐसे चले, ठीक, यहां से आप ऐसे चले और नीचे आए, अब ये नीचे आएगा। तो नीचे आने पे क्या होता है, तो देखिए क्या होता है कि ये देखिए ग्रेविटेशन की फोर्स ऐसे थी और डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से था। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि थीटा हमारा जो था वो लेस देन 90 था। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि ग्रेविटेशन के फोर्स ने इसकी अपनी एनर्जी दे दी और इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स अपनी एनर्जी बॉडी को दे देता है तो पॉजिटिव, और जब खींच लेता है तो निगेटिव। ठीक है, ये हमारा हुआ कंसेप्ट पॉजिटिव और निगेटिव वर्क का। इसको ध्यान रखिएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत काम आने वाला है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्क का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हुई बात निगेटिव और पॉजिटिव वर्क के बारे में। तो चलिए अब बच्चों क्या करते हैं, हम कांस्टेंट फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बड़े प्यारे प्यारे से। ठीक बच्चों, देखिए एक पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं आपके लिए, एक इंक्लाइन प्लेन का, कुछ इस तरीके से है। ये एक थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर हमारे यहां पर एक ब्लॉक रखा है m मास का, और इसकी जो लेंथ है वो l है। तो हमसे कहा गया है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन दिस ब्लॉक्स कम टू द ग्राउंड। ठीक, ये है। अब देखिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा mg। ठीक, अब देखिए इसको हम जो है कई तरीके से कर सकते हैं, और सारे एक एक तरीके आप यहां पर के देख लीजिए। तो हमारा जो वर्क का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इसको नोट करिए, W इक्वल टू FS cos थीटा, ये होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर F क्या है, F है हमारा mg, डिस्प्लेसमेंट होगा L डायरेक्शन में, और हमारा थीटा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। देखिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहां पे रखेंगे तो ये फोर्स हो गया हमारा mg, S हो गया L, और cos 90 माइनस थीटा यहां पे ये आ गया, तो ये आ जाएगा mg L sin थीटा। ये हो गया वर्क। ये हुआ एक तरीका इसको करने का। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखिए, हम इस फोर्स का कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, यानी कि इधर हमारा कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, mg sin थीटा, ये कंपोनेंट आ गया इस फोर्स का इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ
कि वर्क हम एक तरीके से और लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू, नहीं एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये मैंने आपको बताया था। ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है और कंपोनेंट हमारा फोर्स का क्या है, वो है mg sin थीटा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं mg sin थीटा इंटू एल, यानी कि फिर आ गया हमारा mgl sin थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखिए एक तरीके से इसको और कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए। ये देखिए क्या है, हमने अभी आपको बताया था आपको s cos थीटा इंटू एफ, हम इस तरीके से भी फोर्स को लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हमने लिया फोर्स के डायरेक्शन में। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है, कंपोनेंट इसका फोर्स के डायरेक्शन में हम ऐसे लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में हमारा जो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट यदि हम ऐसे लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एल कॉस 90 माइनस थीटा। ये आ जाएगा हमारा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा आ रहा है एल कॉस 90 माइनस थीटा इंटू एफ। तो ये एफ है हमारा एमजी, एमजी लिख लेते हैं सीधे सीधे एमजी। तो देखिए फिर से ये हो जा रहा है एमजी एल साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम चाहे सवाल को किसी भी तरीके से करें, अगर हमने सही तरीके से किया है तो हमारा आंसर सेम आएगा जैसा कि इसमें आ रहा है। बच्चों देखिए अब मैं आपको एक कराता हूं पुली का क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसमें भी बहुत सी चीजें हमारी क्लियर होती हैं। खासतौर से मैं आपको कांस्टेंट मोशन जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका कंसेप्ट यहां पे क्लियर करता हूं। देखिए ये बच्चों एक पुली है, ठीक है, देखिए एक पुली है और पुली के इस साइड में एक जो है मास लटका है 1 kg का और इस डायरेक्शन में एक दूसरा मास लटका है 2 kg का। ठीक है, तो हमारा सवाल है कि फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा पूछ रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं। तो बच्चों देखिए एक फोर्स हमारी नीचे काम कर रही है ग्रेविटेशन की, जो कि है 2g। दूसरी फोर्स हमारी काम कर रही है टेंशन की इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है, और ग्रेविटेशन की फोर्स यहाँ पे 1g काम कर रही है। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं ग्रेविटेशन के फोर्स के द्वारा होने वाला वर्क और टेंशन की फोर्स के द्वारा होने वाला वर्क, जबकि डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है 2 मीटर का। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, यानी कि WG1, वो हम फर्स्ट बॉडी इसको मानते हैं, सेकंड इसको मानते हैं। वो देखिए हमारा क्या होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ हमारा क्या है 1g है, यानी कि g लिख लें इसको। डिस्प्लेसमेंट देखिए इसका 2 मीटर नीचे है तो इसका भी 2 मीटर ऊपर होगा, तो ये हो गया कॉस थीटा। कॉस लिखा, थीटा देखते हैं क्या होता है। देखिए फोर्स हमारा यहां है इस तरीके से और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फिर वाला केस आ गया जिसपे अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों के बीच का एंगल 180 कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ये देख लीजिए। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, कॉस हो गया 180 और यदि हम इसको 10 2 इंटू -1 करें तो आ गया -20 जूल का वर्क हो गया 1 kg वाले ब्लॉक पे। अब हम निकालते हैं 2 kg वाले ब्लॉक के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और उसके द्वारा वर्क। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या होगा WG2 क्या होगा F डॉट S cos थीटा। या F हमारा क्या है, F है हमारा 2g, डिस्प्लेसमेंट है हमारा 2 cos थीटा। थीटा देखते हैं, देखिए g हमारा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, थीटा यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमारा ये हो गया इस तरीके से cos 0, तो हमारी इसकी वैल्यू आ रही है 40 जूल। सेकंड ब्लॉक के ऊपर जो हमारा ग्रेविटेशन के द्वारा वर्क हो रहा है वो 40 जूल का हो रहा है। अब बच्चों आते हैं हम, इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, WG1 इक्वल टू -20 जूल और WG2 इक्वल टू हो गया 40 जूल। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम टेंशन की फोर्स निकालते हैं कि कितना होगा और टेंशन की फोर्स के द्वारा वर्क निकालते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होगा और किस तरह वर्क होगा उसको देख लीजिए आप। तो देखिए टेंशन की फोर्स सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा हमारा, दो इक्वेशन बनेगी, 2g माइनस टी इक्वल टू 2a और t माइनस जी इक्वल टू a। ये हमको सबको पता है किस तरीके से बनती है। ठीक, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो g आ गया इक्वल टू 3a, यानी कि a आ गया हमारा g/3। ठीक है,
अब देखिए इस ए की इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमारा टेंशन निकल आएगा। तो टेंशन इक्वल टू ए प्लस जी, और ए की वैल्यू आ गई G/3 प्लस जी, यानी कि आ गया ये 4G/3, ये आ गई टेंशन की फोर्स। ठीक, अब इस टेंशन की इस फोर्स के द्वारा हम वर्क निकालेंगे कि हमारा कितना वर्क हो रहा है दोनों ब्लॉक्स के ऊपर। ठीक, अब देखिए वर्क निकालना है हमें टेंशन के द्वारा, तो WT1 यानी फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर टेंशन के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा, FS cos थीटा। टेंशन की फोर्स हमारी है 4G/3, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 cos, और आते हैं थीटा के ऊपर। देखिए फोर्स हमारा टेंशन का ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर, यानी एंगल हो गया हमारा 0, तो cos हो गया हमारा 0, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 8G/3 WT1, ये आया इतने जूल। ठीक, अब देखिए सेकंड ब्लॉक के ऊपर टेंशन की फोर्स के द्वारा हम निकाल रहे हैं वर्क, तो देखिए क्या होगा, FS cos थीटा। टेंशन की फोर्स है हमारी 4G/3, डिस्प्लेसमेंट है 2 cos। फिर रुक जाते हैं, देखते हैं एंगल कितना है। तो देखिए टेंशन की फोर्स ऊपर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ये आ गया 180, इनके बीच के एंगल फिर से एक बार 180 आया। देखिए ऐसे कंसेप्ट क्लियर होगा बार बार करने से। तो ये आ गया हमारा 180, तो ये आ जाएगा -8G/3। तो बच्चों ये वर्क हमारा निकला। अब जरा इसकी और इसकी एनालिसिस करिए। ठीक है, देखिए ये जितना पॉजिटिव वर्क है उतने ही अमाउंट का ये निगेटिव वर्क है, इसको जूल लिख देता हूं यहाँ पे, उतने ही अमाउंट का ये निगेटिव वर्क है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वर्क हो रहा है हमारा 0। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं फ्लैशबैक में। क्या है कि अगर हम इसको एक सिस्टम मान लें, ठीक है, तो क्या हुआ, टेंशन की फोर्स हमारी क्या हो गई, टेंशन की फोर्स हो गई हमारी इंटरनल फोर्स हो गई टेंशन की फोर्स। और इंटरनल फोर्स में बच्चों क्या होता है कि ये बात हमको बताता है कि इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क 0 होता है। इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क 0 होता है, ये यहां पे प्रूव होता है। और ये कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया था, कहां पे यूज किया था, कुछ याद आ रहा है किसी को? हम लोगों ने यूज किया था कांस्टेंट मोशन के वीडियो में, जहां पुली के सारे अरेंजमेंट में हमने टेंशन के द्वारा किए गए वर्क को 0 लिया था, और ये लिखा था समेशन ऑफ टेंशन x इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टेंशन v इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टेंशन a इक्वल टू 0। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप कांस्टेंट मोशन का मेरा वीडियो देख लीजिए, किसी और का देख लीजिए, तमाम लोग यूट्यूब पे हैं, कंसेप्ट यही सबने लगा रखा है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं, देख लीजिए। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप मेरा वीडियो देखो ना देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये हुई बात हमारी कांस्टेंट मोशन और इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क के द्वारा। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे वेरिएबल फोर्स और फोर्स इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। देखिए एक हमारे यहां सवाल आता है, कंसेप्ट सब में एक ही है लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से किया जाता है। और वो देखिए तरीका क्या है, ये एक हमारा पेंडुलम है, ठीक है, इसकी लेंथ L है, और यहां पर हमने एक फोर्स इस तरीके से लगा दिया, और इस फोर्स के कारण ये इधर चला गया, और फोर्स का डायरेक्शन अभी भी ये है। ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, देख लीजिए, टेंशन की फोर्स ऐसे लग रही है, इधर फोर्स की टेंशन लग रही है, और एक फोर्स ऐसे लग रही है mg की, और एक फोर्स लग रही है इसमें mg की, इस तरीके से। एक क्वेश्चन तो ऐसे आएगा। इसी का भाई है दूसरा, वो देखिए कैसे, वो ऐसे है कि एक हमारा एक वेज है इस टाइप का, ठीक है, इसके बॉटम पे एक बॉल रखे हुए, बॉटम के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F का, और बॉल यहां पहुंच गई, ये यहां से एंगल बना रही है इस तरीके से थीटा, ठीक है, इसका रेडियस r है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, देखिए mg लग रही है, ये mg लग रही है, और इस डायरेक्शन में यहां पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यहां पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसी को एक तरीके से और शो किया जाता है, वो ये कि एक ये हेमी स्फेरिकल बाउल है,
इस तरीके से बाउल है हमारी, ठीक है। बाउल के बॉटम में एक हमारा बॉल रखी हुई है और ये बॉल हमारी थोड़ी देर बाद इस फोर्स के कारण यहां आ जाती है और ये इसका हो गया सिस्टम और ये एंगल यहां से बनाती है थीटा, ठीक, थीटा बनाती है। और इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है यहाँ पे, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरह, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है। यहाँ पर वेट लग रहा है mg, यहाँ पे mg लग रहा है, ठीक है। देखिए 3 तरीके से एक ही सवाल को दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, और कोई ये कर पाता है तो इसमें अटक जाता है, ये कर पाता है तो इसमें कट जाता है। इसमें ऐसा नहीं करना बच्चों, इसी तरह एक ही कंसेप्ट सभी में लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक पे एग्जांपल बता करके बता देता हूं। देखिए कोई भी अंतर नहीं, यहां भी थीटा बन रहा है, यहां भी थीटा बन रहा है, देखिए थीटा यहां बन रहा है, यहां भी थीटा बन रहा है, सेम कंसेप्ट लगेगा। इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि वर्क डन बाई फोर्सेस क्या होगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि वर्क डन बाई फोर्सेस क्या होगा। अब देखिए फोर्स यहाँ पे कौन कौन सी लग रही है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स F लग रही है, दूसरी ये फोर्स F लग रही है इस तरीके से, ठीक। तो हमारा क्या फोर्स यहां पर आने पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, बात नंबर 1। नंबर 2 जो है टेंशन के फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा। नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा। ये 3 चीज पूछी जाती है। करेंगे कैसे, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा यहां से यहां तक, ठीक है, और ये हुआ सपोज कर लेते हैं S। अब यदि हमें टेंशन के द्वारा निकाला गया फोर्स पता करना है, मतलब वर्क पता करना है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और टेंशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। टेंशन इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, और जहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वहां पे वर्क 0 होता है, तो ऑलवेज यहां पे वर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स होगा 0। ये फोर्स तो हो गया खत्म, ठीक। अब दूसरा काम एक और करते हैं कि हम देखते हैं कि F एक्सटर्नल और mg के द्वारा किया गया हमारा वर्क क्या होगा। तो देखिए बच्चों फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ये है, देखिए ये, ठीक है, ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट और इसकी लेंथ L है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा L sin थीटा। ये फोर्स हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो हो जाएगा F इंटू L sin थीटा, ये आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, कोई भी चीज नहीं, खाली हमको फोर्सेस देखने आने चाहिए। अब देखिए mg के अगेंस्ट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ हमारा ये, ठीक है। ये कितना है बच्चों, अगर हम इसको देखें तो कितना है, अभी निकाल देते हैं। अब देखिए ये निकालने के लिए अगर हम ये निकाल लें तो ये कितना आ रहा है, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये आ रहा है L cos थीटा, और ये पूरा है L, तो ये हो जाएगा L माइनस L cos थीटा, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस पॉइंट को A और B मान लें तो ए बी हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा L माइनस L cos थीटा, और ये आ गया L1 माइनस cos थीटा, और जो वर्क आ जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो आ जाएगा mg इंटू ए बी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो हो जाएगा mg इंटू L1 माइनस cos थीटा। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, ये बहुत बार यूज होगा, अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यूज है, कई जगह हमको एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी, कहीं कुछ कई तरीके से आएगा। इसको सीख लीजिए, कर लीजिए, और जो किताबों में दिया हुआ सवाल कर लीजिए, बहुत जगह ये यूज होगा और इसको यूज करना आप सीख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें कंसेप्ट लगाते हैं। 3 तरीके से आता है, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ठीक है। तो चलिए यहां पर हमारी बात खत्म हुई जब फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक, और एक डायरेक्शन में है। अब बच्चों वैसे फोर्स, नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये समझ लीजिए फोर्स कांस्टेंट है इतना। अब देखिए फोर्स यदि हमको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, तो हम वर्क कैसे निकालेंगे, अब चलिए बात करते हैं इसकी। तो सपोज करिए फोर्स हमको इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। फोर्स हमारा है AXI प्लस AYJ प्लस AYK, इस तरीके से हमको फोर्स दे रखा है, और इसके कारण जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 2 3 पॉइंट से बॉडी हमारी मूव करके जाती है 2 3 4 तक, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा बच्चों, सबसे फोर्स में सबसे इजी जो कंसेप्ट है वो यहीं पे लगता है आकर के,
इसमें क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में हमको एंगल निकालने का झंझट ही नहीं होता, सीधे डॉट प्रोडक्ट लो, काम खत्म। दिखाता हूं किस तरीके से। देखिए फोर्स का जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, सॉरी फोर्स का नहीं, वर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पढ़ा है एफ डॉट एस, यानी कि एफ और एस के बीच में हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको किस में दे रखा है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, तो हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट करके, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे एफ डॉट आर। ठीक है, ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और इससे हम निकाल लेंगे वर्क। किस तरीके से हम आपको बताएं, जैसे ये हमारा हो गया R1, तो क्या होगा I प्लस 2J प्लस 3K, ये हो गया R1, और ये हो गया हमारा R2 2I प्लस 3J प्लस 4K, ये आ गया। तो R जो है वो हमारा होगा R2 माइनस R1, और जो कि आ जाएगा 2I प्लस 3J प्लस 4K, माइनस यहां करेंगे तो I प्लस 2J प्लस 3K, ये हो गया। तो यहां पे आ गया I प्लस J प्लस K, ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चों, पोजीशन वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे फोर्स के साथ और हमारा वर्क निकल आएगा। तो चलिए एक सवाल करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है इसमें। सपोज करिए एक फोर्स हमको दे रखा है यहाँ पर 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे वर्क हमारा हो गया एफ डॉट आर। ठीक है, एफ डॉट आर हो गया, एफ हमारा 2I प्लस 3J प्लस 4K डॉट I प्लस J प्लस K। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये आ गया 9 जूल का वर्क हुआ। अब जिसको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है वो देखे वीडियो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का, वहां पे ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आएंगे वेरिएबल फोर्स पे। ठीक, अब देखिए हमारा सवाल है वो ये है कि एक बॉडी है, उसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रही हैं, F इक्वल टू I प्लस J प्लस K। दूसरी फोर्स है F2 इक्वल टू 2I प्लस J प्लस 3K, और तीसरी फोर्स है हमारी F3, वो है हमारी I प्लस J माइनस K। ये 3 फोर्सेस लग रही हैं एक बॉडी के ऊपर, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है -1 -2 -3 से, ठीक है, 1 2 3 तक, 1 2 3 तक हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइंड द वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस। अब बच्चों किसी एक बॉडी पर जितनी चाहे उतनी फोर्स लग सकती है, ये तो आपको पता ही अच्छी तरीके से, लेकिन क्या होता है कि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसी एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होता है, फोर्सेस के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब देखिए क्या होता है कि यहां पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एफ नेट निकालना पड़ेगा। एफ नेट क्या होगा हमारा, F1 प्लस F2 प्लस F3। ठीक, ये हमारा हो गया। तो F1 देखिए हमारा क्या है, I प्लस J प्लस K प्लस 2I प्लस J प्लस K प्लस I प्लस J माइनस K। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। ये हमने यहां पे निकाल लिया, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 4I प्लस 3J और प्लस K, ये हमारा आया फोर्स। अब देखिए हमको दूसरा क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे। तो ये हमारा आ गया -I माइनस 2J माइनस 3K, ये आया, और R2 की वैल्यू आई I प्लस 2J प्लस 3K, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए पोजीशन वेक्टर हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा क्या आएगा, वो आएगा R2 माइनस R1, ये आ जाएगा। तो आएगा ये R2 हमारा क्या है, I प्लस 2J प्लस 3K माइनस I माइनस 2J माइनस 3K, ये आया। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से हमारा 2I
प्लस 4J प्लस 6K, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू दीज फोर्सेस। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, ये आ गया। अब देखिए एफ नेट हमारा क्या है, 4i प्लस 3j प्लस के डॉट 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये आया। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 प्लस 12 प्लस 6, और ये हो जाएगा हमारा 26 जूल। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सबसे इजी होता है निकालना जब हमारा फोर्स दिया होता है वेक्टर के कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हमारा फोर्स दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब हम वर्क किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। हम किस तरीके से निकालेंगे यहां पर देखते हैं, ठीक। सपोज करिए हमको जो है फोर्स दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स वेरी हो रहा है, चाहे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फोर्स हमारा वेरी हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स जो है वो वेरिएबल है। अभी तक हम कांस्टेंट फोर्स के बारे में बताते हैं, फोर्स जो है वेरिएबल है, तो हर पॉइंट पे फोर्स हमारा अलग होगा, यानी हर पॉइंट पे वर्क डन हमारा अलग होगा। अब हमारे लिए समस्या खड़ी हो गई कि हम किस तरीके से निकालेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमको दे रखा है F इक्वल टू kx, इस टाइप से दे रखा है, जहां k एक है हमारा कांस्टेंट, k हमारा एक कांस्टेंट है, और हमको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, this force when particle move from x equal to 0 to x equal to 3 मीटर। यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें वर्क निकालना है। अब बच्चों हो गई दिक्कत ये हो गई कि जब x हमारा 0 होगा तो फोर्स होगा 0, x हमारा 1 होगा तो फोर्स होगा k, x हमारा 2 होगा तो फोर्स होगा 2k, x हमारा जो है 3 होगा तो फोर्स होगा 3k, यानी हर पॉइंट पे हमारा फोर्स बदल रहा है। और इनके इंटरमीडिएट पॉइंट की वैल्यू तो हमने अभी निकाली ही नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये केस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और कैसे किया जाता है। इसमें लगता है इंटीग्रेशन का मेथड, ठीक है। जहां पर वेरिएबल फोर्सेस आते हैं वहां पर हमारे पास बचता है एक ही अस्त्र, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब सपोज करिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट और फंक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में हम क्या करें, एक ग्राफ बना दें। वेरिएबल है तो वेरिएबल एक ग्राफ बन जाएगा। तो सपोज करिए कि हमने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। ये हमारा अप्लाइड फोर्स हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया इस डायरेक्शन में, और हमारा कुछ इस तरीके से हमको एक ग्राफ मिला, ठीक। हर पॉइंट पे हमारा फोर्स बदल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको निकालना है वर्क। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx। सपोज करिए यहां से हम चले, यहां तक गए, हमने क्या किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से लिया और यहां तक इसको एनालाइज किया। इतनी छोटी सी हमने एक पट्टी काट ली, स्ट्रिप काट ली, यहां पर इतनी काटी कि यहां पे यहां तक के लिए फोर्स हमारा लगभग कांस्टेंट हो गया, ठीक है। फोर्स हमारा कांस्टेंट हो गया और हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने के लिए, यानी कि dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क निकाला, जो कि आया हमारा dw, और dw आ गया हमारा f डॉट dx आ गया, और ये आया f dx, क्योंकि उसके बीच का एंगल हमारा 0 है, ठीक। ये आया f dx, ठीक। अब देखिए ये चीज क्या है और ये क्या है। हम यदि इस स्ट्रिप को यहाँ पे निकाल के इस तरीके से बनाएं तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप लेता है, जिसमें इसकी विड्थ है dx और लेंथ है f। यदि हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो होगा हमारा f dx, ठीक है, यही होगा ना f dx। और f dx क्या है, वो है हमारा वर्क। f dx देखिए यहां से क्या है, वर्क, छोटी सी स्ट्रिप चलने का हमारा वर्क है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि dx डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के अंदर चलने के लिए हमारा आ गया वर्क, जो कि आया इसका एरिया, ठीक है। अब देखिए यदि हम वेरिएबल की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो हमने क्या किया, एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली, एक और यहां पर,
ठीक है, यहां पे ऐसे काट ली, फिर थोड़ी दूरी पे यहां पे ऐसे काट ली है, और हर पॉइंट पे हमने क्या किया कि dx1 dx2 और इस तरीके से dxn तक गए। तो हमने हर पॉइंट पे हमने स्ट्रिप काट करके उसका एरिया निकालते गए और सबको जोड़ते गए। तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा आ जाएगा कि ये जाएगा हमारा टोटल जो एफ एक्स आएगा वो आ जाएगा एफ डी एक्स वन प्लस एफ डी एक्स टू प्लस एफ डी एक्स एन। ठीक है, इस तरीके से छोटी 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 स्ट्रिप काट करके हम उसका एरिया निकालेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा DW1, ये हो जाएगा DW2, DW3 और इस तरीके से आ जाएगा DWN। ये हमारा टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया, और इसको हम रखते हैं वर्क नेट, नेटवर्क हो गया। अब बच्चों किसी भी ग्राफ के छोटे छोटे स्ट्रिप काट करके उसको जोड़ने के मेथड को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा DW, ठीक है, DW यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। यानी यदि हमारा x1 यहां पे है, x2 यहां पे है, तो जो हमारा एरिया आएगा वो हमारा दे देगा हमको टोटल वर्क, यानी वेरिएबल फोर्स को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात ये होती है कि यहां पर एरिया भी हमको वर्क दे रहा है। मतलब यदि हमारा ग्राफ दिया हुआ है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ फोर्स कर्व एंड एक्स एक्सिस गिव्स द वर्क। ये हमारा होता है वर्क निकालने का मेथड। जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दिया होता है तो उनके अंडर का जो एरिया होगा वो हमें वर्क देगा। हम सीधे एरिया निकाल करके वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए करते हैं एक सवाल, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों देखिए, एक सवाल है इस तरीके से, ये हमारा 0 है, ये हमारा 10 है डिस्प्लेसमेंट, ये 5 मीटर है बीच का, और ये भी हमारा 10 मीटर है, ये फोर्स है। ठीक है, ये 10 न्यूटन है यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है इस तरीके से, ये मीटर में है, ये न्यूटन में है। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम 0 to 10 मीटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय, ऐसे लिखेंगे, वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो आ जाएगा 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, बेस कर लो या तो बेस कर लो, हाँ, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया। बेस हमारा कितना है, वो है हमारा 10, हाइट हमारी कितनी है, वो भी है 10, इसको काट देंगे, आ गया। तो हमारा इस फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क होगा वो हो जाएगा 50 जूल। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है, वो मैं आपको बता दूं, और उसमें हो जाती है गलती। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि फोर्स का नेचर ऐसा होता है कि वो पहुंच जाता है निगेटिव वाई एक्सिस में। जैसे इस तरीके से है, ये हमको ऐसे एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स दे रखा है, और ये 0 है, और ये सपोज करिए यहां पर है 10 और ये बीच में है 5। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ कि यहां पर फोर्स हमारा निगेटिव पार्ट में पहुंच गया वाई एक्सिस के, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा निगेटिव हो गया, ये फोर्स ऊपर की ओर जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्स इधर की ओर जा रहा है। तो क्या हुआ कि फोर्स हमारा निगेटिव हो गया। तो इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में जब हम एरिया निकालेंगे तो इधर का एरिया पॉजिटिव आएगा, इधर का एरिया निगेटिव आएगा, और टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा, ठीक है, जोड़ने पे जो हमारा वैल्यू आएगी वही हमारा वर्क होगा। जैसे इस केस में हमारा टोटल वर्क हो जा रहा है 0। ठीक, और भी कई तरीके के इस तरीके के ग्राफ बनते हैं, देख लीजिए किताबों में बना हुआ है कि ये ऐसे फोर्स लग रहा है, कुछ इस तरीके से गया, फिर ऐसे गया, तो हमारा टोटल वर्क कितना होगा। तो हम पॉजिटिव पोर्शन वाले का वर्क पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे एरिया निकाल के, निगेटिव वाले का निगेटिव कर करेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो वर्क आएगा वो या तो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आ जाएगा, वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुई हमारी जो है वेरिएबल फोर्स की बात। अब ये तो हमारा हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन से एरिया निकालने का। अब आइए चलिए कुछ सवाल करते हैं जिसमें फोर्स हमारा वेरिएबल है और हमको वैल्यूज दे रखी है। ठीक, तो सपोज करिए पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं F इक्वल टू 3x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वर्क डन हमें निकालना है जब पार्टिकल हमारा मूव करता है 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 मीटर तक। तो इस कंडीशन में बच्चों वर्क डन होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dw, ये आएगा हमारा f dx और x1 से x2 तक। तो देखिए हमारा f कितना है, f है हमारा 3x, dx आ गया और x की लिमिट क्या है 0 से लेकर के 3, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 और इस तरीके से आ जाएगा 0 से 3। तो इसको काटेंगे पीटेंगे देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 3 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस, ऐसा ना लिख करके 3/2 बाहर आ गया और ये आ गया 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और इस तरीके से आ गया 3/2 इंटू 8, इसको दिया काट तो आ गया हमारा 3 चक्कू 12 जूल का वर्क हो गया जब हमारा फोर्स इस तरीके से वेरिएबल है। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं, सिंपल सा वो भी है, उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आता हूं ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक, देखिए फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से वेरी हो रहा है, F इक्वल टू 1/x, देन फाइंड द वर्क डन by this force when particle moves from x is equal to 10 meter to x is equal to 100 मीटर। ये सवाल है। ठीक, x is equal to 10 मीटर से x is equal to 100 मीटर पे जा रहा है तो हमारा क्या वर्क होगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये फोर्स वेरिएबल है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क हमारा निकलेगा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx और x1 से x2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए f हमारा क्या है 1/x dx और x1 की वैल्यू है 10 और दूसरी 10 से 100 तक जाएगा क्योंकि ये आ रहा है 10 से 100 तक की लिमिट आ रही है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये आ गया हमारा log x। ठीक, ये आ गया 10 से 100। ठीक, अब देखिए ये आया log 100 माइनस log 10, ये निकल के आया हमारा। इसका जब हमने वैल्यू निकालने की कोशिश की तो log ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो हमारा आ गया 1 जूल का वर्क होगा। देखिए कितना सिंपल होता है इंटीग्रेशन का मेथड यूज करके। ठीक, अब चलिए ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हुए आपका कंसेप्ट बताने के लिए। अब हल्का सा करते हैं क्वेश्चन एक मजेदार, जिसमें थोड़ा सा आएगा आपको मजा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है एज ए के x की पावर 3/2। ठीक, वेयर k इज ए कांस्टेंट और k की वैल्यू हमको दे रखी है 5 मीटर की पावर 1/2 मीटर की पावर -1/2 ऐसे दे रखी है हमको, मीटर की पावर -1/2 और सेकंड इनवर्स, ये इस कांस्टेंट का जो है हमारा यूनिट है, सेकंड इनवर्स यही चीज है। ठीक है, देन फाइंड वर्क डन by this force when particle move from 0 x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। ये सवाल है x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर, ये सवाल है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से जो है वेरी कर रही है। ठीक है, v इक्वल टू के एक्स की पावर 3/2, जहां पे k की जो है वैल्यू दे रखी है, k कांस्टेंट है, k की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर की पावर -1/2, सेकेंड इनवर्स ये दे रखा है। तो हमारा जो फोर्स लग रही है उसके द्वारा किया गया वर्क कितना होगा, जबकि बॉडी का जो मास है वो है हमारा 0.5 kg, ये हमको दे रखा। ठीक,
बताइए बच्चों कैसे होगा। अब तो सामने तो हो नहीं आप लोग, वरना हम जरूर पूछते कैसे होगा। चलिए करके दिखा देता हूं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा जो है वेलोसिटी वेरी कर रही है, फोर्स का कहीं भी पता ही नहीं है। अब फोर्स वेलोसिटी है तो फोर्स लग ही रहा होगा, वेरी कर रही है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन है तो फोर्स होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारा v इक्वल टू के एक्स की पावर 3/2 दे रखा है, के की पावर एक्स बाई की पावर के एक्स की पावर 3/2 दे रखा है। तो हम क्या करें, इसको जो है हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा k इंटू 3/2 एक्स की पावर 1/2। अब हम टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये टाइम है नहीं तो एक बार हम इसको यहां और लिख देंगे dx बाई dt। ठीक, देखिए dv बाई dt होता है हमारा एक्सेलरेशन, इसको लिखते हैं a, और ये आ गया 3k/2 और x की पावर 1/2 और dx बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा v। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि यहां पर हम करेंगे 3k/2 x। इस v का क्या करेंगे, इस v की वैल्यू हमको यहां पता है, हम इसको उठा करके यहां लिख देते हैं और ये आ जाएगा इस तरीके से। देखिए v बराबर क्या दे रखा है, के एक्स की पावर 3/2, हमने इसको यहां पर इस तरीके से रख दिया। अब इसकी वजह से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/2 के स्क्वायर और एक्स की पावर 2, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब क्या है कि फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स हमारा क्या होता है, m इंटू ए। m हमको दे रखा है 0.5 kg, a हमारा ये है तो ये आ गया 3.2 है इंटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या था कि पहले बच्चों एक्स फोर्स फाइंड करो फिर उसके बाद वर्क निकालना। तो हमारा जो फोर्स आया वो आया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम ढंग से सॉल्व करें तो हमारा आ रहा है F इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आया फोर्स। ठीक, ये क्या आया, फोर्स आया। इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी मिल रही है बॉडी को, जो कि इस तरीके से हमारी वेरी कर रही है। अब हमको क्या करना है, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा दिया गया वर्क निकालना है, जबकि पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है हमारा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 पर। अब देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, सारा दम फोर्स निकालने तक ही था। अब इसमें कोई भी दम नहीं बचा। देखिए क्या होगा, W होगा हमारा, वो होगा F डॉट dx और वैल्यू आएगी हमारी 0 से 2। F हमारा क्या है, F है हमारा 1.2 डिवाइडेड बाई 2 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, इसकी लिमिट आ गई 0 से 2, यानी कि 1.5 इंटू 2 इंटू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, या 0 से 2। और इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 है इंटू 5 एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 और ये आ गया 2 से 0, यानी कि आ गया 1.5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8/3 आ जाएगा। ठीक है, 8/3 आ गया, ये गया हमारा कट 4, 1.5 से 3 कटेगा, ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, 2 से फिर इसको काट देंगे ये, तो ये आ गया हमारा 10 जूल का वर्क। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि हमको फोर्स नहीं दे रखा था, तो सबसे पहले हमने फोर्स निकाला। फोर्स आया हमारा वेरिएबल फॉर्म में। जब फोर्स हमें पता लग गया तो हमने प्रॉपर लिमिट रख करके इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकाल दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया ये सवाल, और एक सवाल काफी अच्छा था। ठीक, अब बच्चों एक फॉर्म और बचा हुआ है फोर्स का। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। जब हमारा फोर्स वेरी करता है वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, जब हमारा फोर्स वेरी करता है वेक्टर के फॉर्म में, तब हम क्या करते हैं, बहुत इजी होता है ये भी। फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से दे रखा है, F इक्वल टू Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, और हमको जो है
निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें जो है एफ एक्स और एफ वाई एफ जेड तीनों वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है यहाँ पे। यानी कि ये इस तरीके से सपोज करें, ये इस तरीके से है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरीके से हमको एक फोर्स दे रखा है जिसमें फोर्स का वेरिएशन वेक्टर के साथ हो रहा है। तो हमको वर्क निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि फोर्स हमारा वेरी हो रहा है, एक्स के डायरेक्शन में भी, वाई के डायरेक्शन में भी, जेड के डायरेक्शन में भी, हर पॉइंट पे फोर्स हमारा वेरी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि तीनों ही एक्सिस के अराउंड हम छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। एक्स के अराउंड लेंगे dx, वाई के अराउंड लेंगे dy, जेड के अराउंड लेंगे dz। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो छोटा सा होगा dr, और वो कुछ इस तरीके से होगा dxi प्लस dyj प्लस dz के, इस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स हमारा ये दे रखा है, तो इस कंडीशन में हमारा जो W आएगा वो आएगा F डॉट डी आर, वर्क आएगा हमारा F डॉट डी आर। मतलब क्या हुआ, यदि हम यहां पे लिखें एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ये हमारा आ गया डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक, डी जेड के इस तरीके से आ गया। तो हमारा ये जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये क्या हुआ, ये हमारा छोटा छोटा सा वर्क हुआ तीनों एक्सिस के अराउंड। ठीक है, छोटा छोटा सा वर्क हुआ। तो हमको ये भी डी डब्ल्यू ही होगा, ये मैं गलत लिख गया यहाँ पे, ये डी डब्ल्यू ही होगा। तो हमको एक छोटा सा वर्क मिलेगा जो कि इस फोर्स के द्वारा, वेरिएबल फोर्स के द्वारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चलने पे होता है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क होगा W यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स x1 से x2 प्लस एफ वाई डी वाई y1 से y2 प्लस एफ जेड डी जेड z1 से z2। ये हमारा जो है आ जाएगा वर्क। इस तरीके से हम वर्क निकाल लेंगे जब हमारा फोर्स जो दे रखा है वो वेक्टर के फॉर्म में भी दे रखा है और वेरिएबल वेक्टर के फॉर्म में दे रखा है फोर्स, तब हम इस तरीके से निकालेंगे जो है वर्क। चलिए एक एग्जांपल देता हूं तो आपको बात हो जाएगी क्लियर। ठीक है, एग्जांपल देता हूं तो आपको बात हो जाएगी क्लियर। देखिए फोर्स हमारा क्या रेखा है, फोर्स हमको दे रखा है 2xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा फोर्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अकर फ्रॉम 1 2 3 2 2 3 4, ये हमारा लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट और हमको वर्क निकालना है। तो देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल है और वेक्टर के फॉर्म में है, तो हम एक डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लेंगे डी आर, जो कि होगा हमारा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब हमारा जो वर्क निकलेगा वो भी एक छोटा सा निकलेगा जो कि होगा एफ डॉट डी आर, इस तरीके से। अब देखिए एफ हमारा क्या है, वो है हमारा 2xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरीके से है, डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये हमारा जो है आ गया छोटा सा वर्क छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आ जाएगा 2x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ये हमारा आ गया डी डब्ल्यू।
अब हमको निकालना है W। तो W हमारा क्या होगा, पूरा वर्क होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन को हम करेंगे प्रॉपर लिमिट में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया। अब लिमिट देखिए, x1 की लिमिट क्या है 1 से 2, तो ये आ गया 1 से 2, और y की लिमिट क्या है 2 से 3, ये आ गया, और इसकी लिमिट क्या है 3 से 4। ठीक, ये हमारा आ गया इसका जो है वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस टू दिस। ये आप कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, ये आप कर भी लोगे, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन आप कर रहे हो मैथ में, मुझे पता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है निकल गया वर्क डन व्हेन फोर्स इज वेरिएबल एंड द वेक्टर फॉर्म, और यही फॉर्म होता है जिसमें आकर के बच्चे जाते हैं फंस। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको वर्क का पूरा कंसेप्ट बताया और कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैं बताऊं। आप ऐसा करिएगा कि और क्वेश्चन करिएगा, डीसी पांडे जी की बुक में, एससी वर्मा जी की बुक में, एस एल अरोड़ा जी की बुक में बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं। हो सकता है आप किसी अच्छी कोचिंग में जाते हो तो वहां के असाइनमेंट मिले होंगे, तो उसको सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे, और वहां पर मैं आपके लिए कंसेप्ट लेके आऊंगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। तो बच्चों मेरे को इजाजत दीजिए, थैंक यू।